नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे कल से लगने वाले बड़े झटके की। महंगाई का झटका ऐसा लगेगा कि जनता को कल का दिन बहुत दिनों तक याद रहेगा, क्योंकि कल से आपका दूध महंगा हो जाएगा, कल से आपकी रेल टिकट महंगी हो जाएगी, कल से आपका एटीएम चार्जेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे, कल से तमाम चीजें बढ़ने वाली हैं, एक के बाद एक झटके लगने वाले हैं और ये झटके लगातार साल दर साल लगते रहते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि भाई इस देश में या इस प्रदेश में कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो सरकारी नौकरी में हैं जिनका डीए रेगुलर बढ़ता है। महंगाई भत्ता अगर बढ़ता है और महंगाई बढ़ती है तो समझ में आता है, पर ज्यादातर लोग जो है, बड़ी संख्या जो है, उनके पास ना तो रोजगार है, ना उनके पास ऐसे कोई धंधे हैं जो रात दूनी और दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हों। ऐसे में ये महंगाई क्या आम लोगों का बजट बिगाड़ रही है, या फिर देश जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है उसमें आम लोगों के पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? इसी मुद्दे पर आज शुरू करते हैं आपकी बात। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि आम जनता का क्या कहना है इस महंगाई को लेकर, वो क्या सोचती है। रजिस्ट्री भी महंगी होने जा रही है, आपको बता दें, बहुत सारे चार्जेस, टोल टैक्स जो है आपका वो महंगा होने जा रहा है, बहुत सारी चीजें बढ़ने जा रही है। आम जनता की प्रतिक्रिया सुनिए। दवाइयाँ महंगी हो गई, जो पहले दवाई कम की आती थी, अब उसमें जीएसटी काट के भी 18% बेवकूफ़ बना के उनको ही बहुत ज़्यादा महंगी दे रहे हैं। 1 अप्रैल से कलेक्टर की नई गाइडलाइन चालू होने वाली है। जैसे ज़मीन पे बढ़ोतरी होने वाली है। जैसे कोई हर व्यक्ति का सपना होता है मकान बनवाने का। सिलेंडर है, अभी सिलेंडर तो वैसे ही महंगा मिल रहा है, और अपनी रेस्टी वगैरह ये भी, इस पर भी शुल्क बढ़ाया जा रहा है, और अपने पेट्रोल डीजल ये भी बढ़ रहे हैं, और काफ़ी हद तक महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। वो तड़का लगाएगा, वो कभी ज़िंदगी में तड़का नहीं लगा। कैसे? यानी रजिस्ट्री पहले नंबर तो मकान की रजिस्ट्री महंगी होना, जब आदमी रजिस्ट्री नहीं करा पाया, जब मकान ही ले पाएगा तो क्या सबसे बड़ी चीज़। कहीं ना कहीं दमन अब आम जनता को झेलना पड़ेगा। जिस तरीके से सबको पता है कि 1 अप्रैल 2026 से पेट्रोल से लेके, बिजली से लेके, रजिस्ट्री से लेके आम आदमी की जेब पे डाका डलने वाला है, और स्पष्ट दिख रहा है। सिलेंडर महंगा है, गैस महंगा है, और पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, रजिस्ट्री महंगी हो गई, मकान बनाने रजिस्ट्री कैसे हुआ, बिजली महंगी हो गई। और ये जो महंगाई है, जाहिर सी बात है कि हर किसी पर बहुत असर डालेगी, व्यापारियों पर असर डालेगी, उनसे जुड़े संगठनों पर असर डालेगी। उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है, जो पूरे बिजनेस को हैंडल करते हैं लोग, वो कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ वैसे ही डिमांड कम होती जा रही है, पब्लिक जो है बहुत सोच समझकर खर्च कर रही है, और दूसरी तरफ इस तरह की चीजें हो रही हैं। सुनिए उनका बयान। निश्चित तौर पे जब दो देश आपस में लड़ते हैं तो उसका असर पूरी दुनिया पे पड़ता है, और भारत भी इससे अछूता नहीं छोड़ा है। और महंगाई का दौर अब जारी होने वाला है, तो जिस तरह से खाड़ी देशों से जो माल आता था वो आ नहीं पा रहा है, और हम लोग का माल जा नहीं पा रहा है, तो दोनों तरफ से माल बराबर पड़ रही है। और जिस तरीके से हमारा 11 से 21 से चावल जाता था जो आज पोर्ट पे रखा हुआ है, वहां पे हमें कम से कम 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हमारे व्यापारियों को हो रहा है। और इसी तरह से जब खाड़ी देशों से जो ड्राई फ्रूट्स आते थे, आज हमारे यहाँ उसकी आवक कम है तो उसके रेट बढ़ चुके हैं। इसी तरह तेलों में आज कम से कम 8 दिन के अंदर 200 रुपए 15 किलो के जारों में बढ़ चुके हैं। इधर दालों की बात करें 10 रुपए किलो बढ़ चुका है। इसी तरीके से हम FMCG पे आते हैं, क्योंकि अब प्लास्टिक का दाना बढ़ चुका है, तो उसके 50% तक रेट कल से इजाफा हो जाएंगे। कोई कंपनियों ने खास तौर से बोल दिया था कि 1 तारीख से हम इसके मूल्य बढ़ाने वाले हैं। तो सुबह उठने से लेकर जब हम पेस्ट का यूज करते हैं और रात में सोते समय जब हम गुड नाइट का प्लग ऑन करते हैं, उन सभी के रेट में इजाफा होने वाला है। तो अब देखिए, इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जनता को महंगाई के बोझ के तले बीजेपी सरकार दबा रही है, और बीजेपी क्या पलटवार कर रही है, दोनों के बयान सुनिए। आप बीजेपी के काम करने के तरीके को समझिए। वो आपदा में हमेशा अवसर तलाशती है। जब हमारे पास ऐसे साधन हैं जो बिजली से चल सकते हैं, तब उस समय आप बिजली महंगी क्यों कर रहे हैं? टोल टैक्स महंगा करने का क्या विषय हो सकता है? भाई डीजल पेट्रोल से टोल टैक्स चलते नहीं हैं। तो ये सिर्फ आपदा में लूट के लिए विश्व की जो समस्याएं हैं उनको आगे करके जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। हम ये मानते हैं कि वैश्विक परिस्थितियों का एक चेन रिएक्शन होता है। एक चीज़ अगर बिगड़ती है तो उससे धीरे धीरे आने वाली चीज़ें फिर बिगड़ती हैं। लेकिन यही तो सरकार की भूमिका उल्लेखनीय होनी चाहिए। जब सब कुछ अच्छा है, तब आप अच्छा कर रहे हो, तब उसमें आपकी क्या करामात और कमाल तब है जब हालात विकट हों, तब आपकी जो छाती है वो नापी जाती है।
कि आपने तब क्या पराक्रम दिखाया। आपने हर जगह सरेंडर कर दिया, हर जगह हथियार डाल दिए, और यहाँ तक कि जो घरेलू जनता को आपको सहूलियत देनी चाहिए थी, राहत देनी चाहिए थी, वहाँ भी आप हथियार डाल के बैठे हो। सबसे महत्वपूर्ण चीज है, पूरे दुनिया भर में आज जिस प्रकार की स्थिति है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक युद्ध चल रहा है, हमारी सरकार ने उसके प्रभावों को देश में लगातार रोकने का प्रयत्न किया है और उसमें प्रभावी तरीके से सफलता को भी हासिल किया है। पूरी दुनिया आज एक भयंकर त्रासदी से होकर के गुजर रही है। हमने कोरोना का भी डट करके मुकाबला किया था, हमारी इसी सरकार ने देश को कोरोना जैसी एक विभत्स त्रासदी से बाहर निकाला, जब पूरी दुनिया के जो विकसित देश हैं वह भी संकट के गंभीर दौर से गुजर रहे थे, जबकि भारत ने अपनी रेजिलेंट और रोबस्ट इकोनॉमी के बल पर उस पूरी एक कोरोना की महामारी पर विजय पाई। और उसी प्रकार का आज एकनिष्ठ होकर के हमारा प्रयत्न जो ये है, जो वर्तमान में वैश्विक स्तर पर युद्ध के जो प्रभाव है उसको भी रोकने के लिए पूरी सरकार एकजुट है। तो कांग्रेस पार्टी ऐसे आरोप न लगाए, अपनी सरकारों के दौरान कांग्रेस पार्टी ने देश की जनता को महंगाई और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया था, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश के जनमानस के साथ लगातार महंगाई को भी नियंत्रण रखा और इसके साथ ही साथ देश में लगातार जनभावना के अनुरूप निर्णय लेते हुए देश को एक मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में बनकर के दुनिया में ख्याति को स्थापित किया है। और आइए अब देखते हैं आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। सवाल ये रहे टेलीविजन स्क्रीन पर, जनता को महंगाई का झटका लगेगा, बिजली बिल, रजिस्ट्री, टोल सब बढ़ेगा, रेल टिकट, एटीएम, दूध सब हो रहे महंगे, गरीब कैसे गुजारा करेंगे। कांग्रेस बोली मुनाफा कमाने में लगी है सरकार, बीजेपी बोली कांग्रेस को नहीं बोलने का अधिकार। कल सुबह से महंगाई के झटके पर झटके लगेंगे, बिजली बिल, रजिस्ट्री, टोल, टिकट, एटीएम सब महंगे होंगे। ये भाई बड़ी चीज है। आइए सीधे रुक करेंगे हम अपने कुछ खास मेहमानों का। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, पहले आपका तारुफ करा देता हूं, एक एक कर परिचय आपका मैं करा रहा हूं। मेरे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता योगेश गुप्ता जी जुड़ गए, उनका स्वागत करता हूं। हमारे साथ आज महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव दीप्ति सिंह जी जुड़ गई, उनका बहुत स्वागत करता हूं। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर उज्ज्वल शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले दीप्ति सिंह जी आपके पास आता हूं। दीप्ति सिंह जी, देखिए, कहा यह जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई दिक्कत हो रही है तो उसकी वजह से गैस के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़े, आपने राहत दी, जनता को राहत नहीं मिली, लेकिन दाम नहीं बढ़ने दिए, ये अच्छी बात है। पर टोल क्यों महंगा कर दिया जा रहा है जब विषम परिस्थितियां हैं, स्पेशल कंडीशन डेवलप हो चुकी हैं, तो यहां राहत दी जा सकती थी। अच्छा, गैस महंगी कर दी, गैस मिल नहीं रही है कई जगह, तो आदमी बिजली से काम कर रहा, तो अब बिजली भी महंगी कर दी। तो यह लग रहा है एटीएम का जो महंगाई है वो दे दी। जब आपको पता है कि बाहर से आने वाली महंगाई हमारे जनता पर पड़ रही है, तो जो इंटरनल महंगाई है उससे तो काबू में किया जा सकता था, उससे भी राहत नहीं मिल रही है, कांग्रेस ये पूछ रही है। निश्चित तौर पे देश के प्रधानमंत्री को ये चीज पता होनी चाहिए थी और होगी भी। जब 2014 बड़ी बड़ी बातें करते थे कि बहुत ही महंगाई की नागरिक जनता। दीप्ति सिंह जी, माफी चाहेंगे, आपका ऑडियो ठीक ढंग से नहीं मिल पा रहा है, दोबारा आपके पास जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। मैं योगेश जी के पास आ जाता हूं। योगेश जी, क्या आपको लगता है कि सरकार यहां राहत दे सकती थी? और जो कांग्रेस सवाल कर रही है, दीप्ति जी तक लगता है मेरी आवाज भी नहीं पहुंच रही है। दीप्ति जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? नहीं, दीप्ति जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। प्लीज आप उन्हें रिकनेक्ट कीजिए और स्क्रीन से हटाइए प्लीज। ठीक है, अब मैं जल्दी से आ जाता हूं योगेश गुप्ता जी के पास। योगेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये तो काम था राहत देने का, राहत एक जगह दी, हालांकि गैस मिल नहीं रही है, दाम उसके बढ़ गए हैं, कई जगह दिक्कतें अभी भी हो रही है, पर ये बाकी जो आप लोग गिफ्ट में दे देते हैं, इसको तो कम से कम रोक देते 2-4 महीने सर। नहीं अभिलाष जी, देखिए, आपकी बात का मैं आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा कि राहत वाली जो बात है, तो डोमेस्टिक कनेक्शन वाले हमारे मध्य प्रदेश में 1 करोड़ लगभग उपभोक्ता हैं जिनको 150 यूनिट तक बिजली सब्सिडाइज रेट में दी जा रही है। 100 यूनिट 100 रुपए में, आगे के 50 यूनिट जो दरें लागू है उसके अंतर्गत उस पर 600 रुपए पर कंज्यूमर जो सब्सिडी है वो मध्य प्रदेश सरकार वहन कर रही है। इसी तरह अगर हम किसानों की बात करें तो 26/3/2026 को विद्युत नियामक आयोग द्वारा 3 हार्स से लेकर 10 हार्स पावर तक के किसानों को, जिनका पूरे साल में बिजली का बिल आता है 32,454 से लेकर 1,21,443 रुपए तक,
वो सरकार 93% उसको वहन करेगी और 7% अर्थात 2250 रुपए से लेकर 7,500 रुपए सालाना हमारे अन्नदाता भाइयों को देना है। बाकी 93% सरकार उसका वहन करेगी। 24,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सब्सिडी की जो राशि है वो मध्य प्रदेश सरकार वहन कर रही है सब्सिडाइज रेट पर जिनको बिजली मिल रही है उनके लिए। 38 लाख हमारे कृषि उपभोक्ता है, 1 करोड़ डोमेस्टिक है, ये सब्सिडाइज रेट में आते हैं। इसके बाद महीने में फ्यूल और पावर रिचार्ज की जो दरें बढ़ी है वो 0.63% बढ़ी है। टोटल औसत में एवरेज में बात करें तो 4.8% बढ़ी है। तो 150 यूनिट 400 यूनिट तक अगर कोई योगेश जी आप ये खाका लेकर के बैठे हैं, अच्छी बात है। अब मैं आपसे सीधा सवाल पूछ लेता हूं इसी बिजली पर। आप जनता को, मध्य प्रदेश की जनता को महंगी बिजली देते हैं, बाहर के राज्यों को सस्ती बिजली बेचते हैं। उसके पीछे का अर्थशास्त्र भी बता दीजिए, वो कैसे मध्य प्रदेश की जनता का उद्धार कर रहा है और उस पर बढ़ाए जा रहे हैं। जब पता है कि गैस महंगी कर दी, गैस मिल नहीं रही है, तो 2-4 महीने रोक लेते हैं इस बढ़ोतरी को कि भाई चलो आप कम से कम इंडक्शन पर या इलेक्ट्रिक कुकर पर खाना बना लो। आप नहीं तो सब्सिडी वाले कंज्यूमर्स को सब्सिडी लागू रहेगी। और इसमें भी जो सब्सिडी क्या है जो आप महंगा कर रहे हैं वो किसी मध्य प्रदेश की जनता के लिए ही महंगा हो रहा ना, जो आपका रेट बढ़ रहा है 4.80% मिनिमम। अरे आप मुझे बोलने तो दीजिए। 10 किलोवाट तक स्मार्ट मीटर जिन उपभोक्ताओं के यहाँ लगे हैं ना, उनको सुबह 9 से 5 बजे तक 20% की छूट मिलेगी। 20% छूट की बात आप ये बताइए, 4% पहले नहीं मिलती थी क्या? ये पहले नहीं मिलती थी क्या? नहीं, पहले भी मिलती थी। बस तो फिर आप पुराना माल क्यों बेच रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूं कि 4.80% की जो वृद्धि आपने प्रस्तावित स्वीकार की है, मेरा बस सवाल यह है कि आप मध्य प्रदेश की जनता को एक तरफ आप कहते हैं हम आत्मनिर्भर हैं बिजली में, एमपी की जनता को आप देते हैं महंगी बिजली, बाहर के राज्यों को बेचते हैं सस्ती बिजली, फिर उसके बाद बिजली के दाम तब बढ़ा रहे हैं आप जब गैस की किल्लत है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दबाव है, तब आप गैस के दाम रोक सकते थे, होल्ड कर सकते थे। यह सवाल है मेरा सर। नहीं, पावर कंपनियों के ऊपर भी दबाव है, उनके ऊपर भी वैश्विक युद्ध का जो इफेक्ट है वो भी इफेक्ट हुई है। उसके मद्देनजर विद्युत विनियामक आयोग टोल भी इफेक्ट होंगे फिर वैश्विक युद्ध के कारण। वैश्विक युद्ध के कारण वो टोल भी इफेक्ट होंगे, जिनकी वजह से, जिनके लेकर सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि अवैध तरीके से चल रहे हैं। टोल के ऊपर भी एक नाम मात्र की राशि बढ़ाई गई है। 3,000 रुपए सालाना लगते थे, अब 3,075 क्यों बढ़ा रहे हैं सर? आप ना बढ़ाते ना नाम मात्र की। ये आपका 75 रुपए का आपका यही तो सरकार का वक्त होता है जब वो लगे कि जनता के साथ खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका अवैध टोल चल रहे हैं मध्य प्रदेश में 4 टोल जो है अवैध तरीके से सालों से चल रहे हैं। योगेश जी, आपकी विधानसभा के अंदर देशों में अभिलाष जी थोड़ा मौका दीजिए, रिक्वेस्ट है। आप अन्य देशों की तुलना में भारत को देखें, एलपीजी भी हमारे यहाँ सस्ते हैं, पेट्रोल का कोई रेट नहीं बढ़ाया गया। 10 से 15% की जो एक्साइज ड्यूटी काटी गई है वो फ्यूल कंपनियों को राहत दी गई है ताकि उपभोक्ताओं के ऊपर कोई प्रेशर नहीं आए। भाई हमारे पड़ोसी राज्यों में पेट्रोल 200-200 रुपए लीटर बिक रहा है। तो मध्य प्रदेश और देश की सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ प्रदेशवासियों के साथ, देशवासियों के साथ है। सर, आपकी संवेदनशीलता मैं बता देता हूं। जो लोड आएगा ना वो हाई कंजप्शन वाले लोगों के ऊपर आएगा। इसमें मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय को राहत है, कोई राहत नहीं, इफेक्ट नहीं होगा। कोई राहत नहीं है, मैं बता रहा हूं, कोई राहत नहीं। तो आप जो अभी जो आपने गिनाई ना सब्सिडी, वो आप गिनाते हैं जनता के ऊपर, तो वो जनता के खजाने से ही जा रहा है। वो राहत थोड़ी जनता की जेब से ना निकाल के आप उनके खजाने से निकाल के दे देंगे बिजली कंपनियों को, तो राहत कहां हुई? पहली चीज वो टोल 500 करोड़ रुपए सालाना की सब्सिडी मध्य प्रदेश सरकार वहन कर रही है, वो कर रही है। लेकिन आप ये बताइए ना कि कितना अंतर है जो आप बिजली बेचते हैं और जो जनता से वसूलते हैं उसमें, वो क्यों नहीं, वो आंकड़ा क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? नहीं, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। बिल्कुल बहुत अंतर है सर, बहुत अंतर है, बहुत अंतर। एक समय वो याद कीजिए अभिलाष जी, जब हम पड़ोसी राज्यों से बिजली खरीदते थे तो महंगे दाम पर खरीदते थे। अभी भी हम महंगे दाम पर ही लेते हैं। अभी भी हमारी जनता बिजली कंपनियों से एक मिनट योगेश जी एक बात बताऊं, योगेश जी ग्रीन एनर्जी, सौर एनर्जी, ये आप कुछ भी करते रहिए, मेरी जनता को फायदा, मैं तो उसको देखता हूं। आप जिस रेट पर बिजली दिल्ली मेट्रो को बेचते हैं, मध्य प्रदेश जो हमारा डोमेस्टिक कंज्यूमर है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। 38 लाख किसानों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट इसमें नहीं। और टोल क्यों बढ़ रहे हैं? 4.8% का जो टोल क्यों बढ़ रहे हैं सर? रेशो है, टोल क्यों बढ़ रहे हैं?
क्लास सोसाइटी के ऊपर है। सर टोल क्यों बढ़ा रहे हैं आप, ये बता दीजिए। जब आपको पता है कि बिजली के दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं, दबाव है, आपको पता है गैस के दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं, उसको सरकार सब्सिडी दे रही है, दबाव है, आपको पता है कि तेल और उसके दाम आगे बढ़ सकते हैं, जनता पर दबाव हो रहा है, किचन के राशन की चीजें बढ़ रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम बढ़ रहा है, गैस मिल नहीं रही है, टोल जिस टोल के लिए मध्य प्रदेश के दिन 3-4 टोलों के लिए विधानसभा में आपने जानकारी दी है कि यह अधिसूचना, राज्यपाल की अधिसूचना से 1 साल पहले शुरू कर दिए गए, 1 साल पहले, और कई सालों के बाद तक अभी तक वसूली हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर नोटिस जारी कर दिया है, वो उसको बढ़ाने की जरूरत क्या? आपके माध्यम से आपके दर्शकों तक ये बात पहुंचाना चाहूंगा कि ये जो गैस की किल्लत को लेकर कांग्रेस द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है, ये मेरे पास 2 स्लिप है। 3 दिन 4 दिन पहले मैंने दोनों सिलेंडर बुक किए थे और एक हफ्ते में ये दोनों आ गए विदाउट एनी अप्रोच। ठीक है, जिस प्रोसीडिंग से पहले आते थे उसी प्रोसीडिंग से अभी भी आ रहे हैं गैस के सिलेंडर। चलिए, तो गैस की किल्लत तो कहीं नहीं है, आपके यहाँ भी गैस पहुंच रही होगी ना। आप गैस की आप बहुत स्पेसिफिक बात करते हैं योगेश जी। अभी आप ये बता दीजिए मध्य प्रदेश में कितना % सिलेंडर कमर्शियल जो हॉस्टल में, जो बड़े होटल्स में चलते हैं, वो कितने % सप्लाई हो रही है, आप ही बता दीजिए। नहीं, उसके लिए गाइडलाइन मध्य प्रदेश तो अब किल्लत तो है ना, आप किल्लत ही हटा दिया आपने। चलिए मैं जल्दी से अब आ जाता हूं दीप्ति सिंह जी के पास। दीप्ति सिंह जी, टोल को लेकर के विधानसभा में अभी के सत्र में यह जानकारी दी गई, बाकायदा मंत्री जी ने स्वीकार किया कि टोल की वसूली होनी थी दिसंबर 2020 से शुरू हो गई 2019 दिसंबर से, यानी 1 साल पहले से। उसके बाद ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचता, वो बता रहे थे कि इनको 200 करोड़ वसूलना था, ये 1200-1800 करोड़ वसूल चुके और अभी भी वसूल रहे हैं, और वो वसूल रहे हैं। अब उस पर नोटिस इशू हो रहे हैं और ऐसे टोलों के रेट फिर बढ़ा दिए गए। हमारे एटीएम को लेकर के, एटीएम के चार्जेस, मिनिमम बैलेंस के लेकर के राघव चड्ढा जी ने सवाल पूछ करके बताया था संसद के अंदर कि कितना मिनिमम बैलेंस के नाम पर कितनी बड़ी लूट दर्शकों के, जो ग्राहक है उनके साथ चल रही है। उसको लेकर के कोई फैसला नहीं लिया जाता, उन्हें हर साल पैसे बढ़ाने की छूट दे दी जाती है। तो ये तो सीधा सीधा लग रहा है कि जहां सरकारें इंटरफेयर करके चीजों को ठीक कर सकती हैं, वो राहत भी नहीं दी जा रही, उनको भी बढ़ाया जा रहा है। बाकी अंतर्राष्ट्रीय दबाव तो है ही, वो परिस्थिति ऐसी है। क्या कहेंगे? देखिए, मैं अभी आपकी बात सुन रही थी और आप जनता के हित में इनसे सवाल कर रहे थे, और वो किस तरीके से वही वापस से तुलना कि दूसरे राज्यों से तुलना कर लीजिए, कभी कांग्रेस से तुलना कर लीजिए, कभी नेहरू से तुलना कर लीजिए। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी यही काम करती है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जनता के जो उनके साथ जितना, मतलब हर चीज में ये मौका ढूंढती है कि अभी सिलेंडर से कितनी किल्लत चल रही है कि यहाँ पे सारे जो गर्ल्स हॉस्टल है, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, वहाँ क्या हालत हो रही है। होटल्स बंद हो रहे हैं, लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहे, घंटों लाइन में लगे हैं, लोग मर रहे हैं। और ये कह रहे हैं साहब, प्रवक्ता साहब बीजेपी के, कि कांग्रेस पैनिक क्रिएट कर रही है, कांग्रेस भ्रामक प्रचार फैला रही है। शर्म आनी चाहिए। ये दिख रहा है पूरी देश दुनिया में कि किस तरीके से आप लोग माहौल खराब करते हैं, आप लोग अवसर तलाशते हैं कि कहां जनता का खून चूसा जाए, पैनिक क्रिएट करते हैं। प्रधानमंत्री जी संसद में आके बोलते हैं कोविड काल के जैसे हालात आने वाले हैं। हम क्या, आपने अभी मैं सुन रही थी, बोलते हैं कि कोविड में भी हमने स्थितियां बड़े अच्छे से सुधारी। शर्म आनी चाहिए। थाली और ताली बजवाई। ये आपने कोविड में लाइन में लगवाया, गैस ऑक्सीजन की कमी के लिए, सिलेंडर के लिए लाइन में लगवाया, नोटबंदी के लिए लाइन में लगवाया, बिना प्लानिंग के नोटबंदी कर दी, आज तक कुछ भी नहीं पता चला और लोग परेशान हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। उस समय भी हालात यही बने। ये देश की जनता के साथ जिस तरीके का छल करके, और मैं बता रही हूं ये देश की जनता समझ चुकी है, ये हर वक्त ये वो मौके तलाशते हैं कि कहां जनता। आप ये बताइए, टोल पे इन्होंने जो टैक्स बढ़ाया, वहां से सड़क पे सफर करना ही महंगा नहीं हुआ है। ये वहां से जितने भी खाद्य पदार्थ के ट्रक निकलेंगे, सामानों के निकलेंगे, वो सारी चीजें महंगी होंगी और आदमी के घर में लगती हैं वो चीजें। दूध से लेके खाना, हर चीज, दाल, शक्कर, सब चीज महंगी हो गई है। ठीक है, आपने कचरे पे प्लानिंग, बिना प्लानिंग के आपने कह दिया, भाई जनता को टाइम तो देते। ठीक, क्या आपने उठा दिया कि अगर आपने अलग अलग नहीं किया तो बस पैसा लगेगा, हद लेवल की। और यहां तक कि आप कैशलेस की बात करते हो, डिजिटल इंडिया की बात करते हो। शर्म आनी चाहिए। हमारा पैसा, मतलब जनता अपना पैसा निकाले, अब उस पर भी पैसे दे, मतलब लूट मचा रखी है। किसी भी तरीके से मौका मिलना चाहिए कि नोचो और खाओ। पता नहीं अब दोबारा मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये बात मैं स्पष्ट कर देती हूँ कि जितना आप जनता के साथ अत्याचार कर रहे हैं ना,
झूठ बोल बोलकर आपने उनके साथ जो जितना ठीक है। अत्याचार कर सकते थे, जिस लेवल पे कर सकते थे, वो उसका पाप का घड़ा बढ़ता जा रहा है और वो ठीक है। फूटेगा अब। मतलब ये लिमिट आ चुकी है कि ये सोच रहे हैं कि कैसे भी हम अपने आप को ठीक है, ठीक भर है। के बैठ जाए। 55-60 ठीक है। सालों में जो कांग्रेस ने पाप किए थे ना, क्रिएट वो कर ठीक है, भारत ठीक भूल है, चुका मैं आऊंगा, ठीक है। योगेश जी आऊंगा। ना दीप्ति जी एक मिनट, ना दीप्ति जी एक मिनट, योगेश जी मेरे साथ और मेहमान जुड़ गए हैं, प्लीज योगेश जी, योगेश जी, दीप्ति जी, देश की जनता के विश्वास को आगे बढ़ाते ठीक है। हुए, दीप्ति जी, उनके योगेश जी, हितकारी, ठीक है। कल्याणकारी नीतियों को साधते हुए ठीक है। आगे बढ़ रही है, देश भी आगे ना, बढ़ ना। रहा है, हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है। दीप्ति जी, योगेश जी भाई नहीं, ठीक है, एक मिनट, आपका ऑडियो डाउन कर दूंगा मैं, प्लीज माफी चाहूंगा, और भी गेस्ट हैं। ना ऐसे नहीं, व्यक्तिगत तौर पे बातचीत नहीं करनी है, डिबेट करना है सर। दीप्ति जी एक मिनट, हम और भी मेहमान हैं, उनको भी इंट्रोड्यूस करने दीजिए, आऊंगा आपके पास दोबारा। ना दीप्ति जी, 12 साल में एक काम बता दीजिए। ना दीप्ति जी, अभी नहीं, दीप्ति जी पर्सनल एक सवाल, 12 काम बता ना दीप्ति जी एक मिनट, योगेश जी ठीक है भाई, चलिए ऑडियो डाउन करना पड़ेगा मुझे, माफी के साथ मैं करता नहीं हूं, आप लोग दूसरे मेहमानों को वक्त नहीं दे रहे हैं सर। मैं जल्दी से आ जाता हूं। उज्ज्वल शुक्ला जी मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, डॉक्टर आर.के. आर्य अर्थशास्त्री दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी स्वागत करता हूं। उज्ज्वल शुक्ला जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं, यहां क्या ये जो दबाव है, जो टोल टैक्स बढ़ाया जा रहा है, कचरा के सिगरेशन नहीं होगा तो उसका टैक्स बढ़ा दिया गया, दूध का दाम बढ़ने जा रहा है, एटीएम के सरचार्ज जो होते हैं वो बढ़ने जा रहे हैं, रजिस्ट्री महंगी हो गई है, बहुत सारी चीजें जो हैं वो महंगी हो रही हैं, क्या सरकार चाहती, कोई भी सरकार चाहती, चाहे केंद्र की या राज्य की, तो अभी इससे थोड़ा सा होल्ड कर सकती थी, ताकि 2-3 महीने के लिए हालात जब सुधर जाते फिर बढ़ा देते, ये राहत दी जा सकती थी? आपको लग रहा है कि नहीं, 1 अप्रैल है, इसका मतलब महंगाई का करंट तो लगना जरूरी ही है, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था की दुनिया में तय है कि 1 अप्रैल से रेट बढ़ेंगे, तो ये सबसे मुफीद काम था कि आज बढ़ा दो। अभिलाष जी, इस बारे में सरकार को जरूर सोचना चाहिए था, क्योंकि यह एक ऐसा मुद्दा है जो सभी लोगों से जुड़ा हुआ है। इस बारे में अगर सरकार नहीं सोचती तो बहुत ही गलत हुआ है। सरकार को जरूर से समय देना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से कोविड के समय पर कई सारी राहतें दी गई थी, एक तरफ जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि इस समय कोविड जैसे हालात हैं, तो उन्हें उसी तरह का निर्णय लेकर के कई सारी चीज़ों में छूट देनी चाहिए थी। इन चीज़ों को आप 2 महीने बाद जब हालात सामान्य हो जाते तब बढ़ा देते। जरूरी नहीं था कि 1 अप्रैल तक बढ़ाया जाए। नियम जरूर आपका वित्तीय वर्ष नया जरूर शुरू हो रहा होगा, पर ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती है कि आप अभी से शुरू करें, अभी से महंगाई बढ़ाएं, अभी से कोई चीज़ को लागू करें। आप इसके लिए कोई रास्ता निकाल करके इनको 1-2 महीने के लिए होल्ड जरूर कर सकते थे। ये आपने अभी बढ़ा करके जनता पर बहुत बड़ा बोझ डाल दिया है, और ये इन चीज़ों का इफेक्ट जो है आगे चल के बहुत ज़्यादा पड़ेगा। ये सिर्फ एक अभी कहने को अभी बिजली या जो टोल टैक्स की बात है, इनका असर कई चीज़ों पर पड़ेगा। बिजली महंगी होगी तो उससे जो जिन उत्पादों में बिजली का उपयोग होता है वो उत्पाद सभी महंगे होंगे, और टोल टैक्स महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा। इनका असर लंबे समय तक दिखाई देगा, इसलिए सरकार को इन पर थोड़ा सा मतलब रास्ता बनाते हुए समय देना चाहिए था। जी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर आर.के. आर्य हमारे साथ जुड़ गए, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, दिल्ली से हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर आर्य, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ऐसी जब स्पेशल कंडीशन है कि बहुत ज्यादा इकोनॉमी दबाव में आ रही है, आने वाला समय हमें नहीं पता कि कितने दिन लंबा ये युद्ध खिंचेगा, ऐसे वक्त जो रूटीन हाइक्स हैं टोल की, मध्य प्रदेश की हम चूंकि आज बात कर रहे हैं, तो मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि मध्य प्रदेश में विधानसभा के अंदर एक्सेप्ट किया सरकार ने कि भाई हमने टोल वसूली जो है, जो शुरू होनी थी उससे 1 साल पहले शुरू कर दी, और वो सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस दिए कि जब खत्म होनी थी उससे 2-4-5 साल बाद तक अभी तक ये लोग करते जा रहे हैं। तो ऐसे समय क्या कुछ राहतें तात्कालिक तौर पर दी जा सकती थी, या चूंकि वित्तीय वर्ष शुरू होता है, एक पूरा कैलेंडर होता है, इसलिए जरूरी था कि अभी बढ़ा दिया जाए जो भी चीजें बढ़नी है, चाहे टोल हो, एटीएम के चार्जेस हो, बिजली हो, रजिस्ट्री का टैक्स हो, या इसको टाला जा सकता है? बेहतर प्रबंधन कैसे हो सकता था सर? ये सारे डिले किए जा सकते थे जी, क्योंकि अभी तो जो ऑयल के प्राइसेस है वो अभी कंपनीज के साथ तो बढ़ चुके हुए हैं, परंतु सरकार ने कुछ एक्साइज ड्यूटी दी है, कट किया है उसमें। और अब क्योंकि जो तो प्राइस आ रहा है कच्चे तेल का वो बहुत ज़्यादा है, और वो सरकार को कहीं ना कहीं या तो ये 5 स्टेट्स के इलेक्शन की वेट हो रही होगी तो तब बढ़ाएगी, काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगे। आप यूं भी समझ सकते हैं कि दिल्ली का रेट अगर 97 रुपये है तो आप 125 मान के चलिए, ये हो जाएगा हर हालत में। अच्छा, बाकी स्टैंप ड्यूटी और ये जो आपके इलेक्ट्रिसिटी के है,
क्योंकि ये जो फ्रीबीज की बात है ये पहले से ही चलती आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवीन किया है कि आप ये फ्रीबीज देते हो तो इसका प्रोविजन कहाँ पर है। तो उससे जो स्टेट का एक्सपेंडिचर बढ़ा हुआ है और इनकम कम होने की वजह से तो जब प्रेशर पड़ता है सरकार के ऊपर, क्योंकि इनको 3% से ज्यादा लोन नहीं मिल सकता, फिस्कल डेफिसिट 3% ही रख सकती है स्टेट्स, इससे ज्यादा रखने से इनको लोन मिलता नहीं है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती है। और जो तो इलेक्ट्रिसिटी का है चार्जेस, वो सरकार जब 1.5 लाख करोड़ में से फंडिंग करती है तो वो उसमें कुछ पैसा वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए देती है, परंतु वो ये कहती है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो आपकी बिजली के खर्चे हैं वो आपने निकाल लेने चाहिए, इसीलिए वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से उस तरह से ही तय होता है, जो कि हर एक केस में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी को तो तत्काल किया जा सकता है, किया है इन्होंने। वो बर्डन कैसे कॉमन मैन पे पड़ेगा वो लंबी डिबेट है, परंतु टोल वगैरह जो है ये जाती है, क्योंकि जब स्टेट उल्टे सीधे खर्चे करती है तो इधर उधर से जब लगाती है तो टोल भी मुझे लगता है कि ये सोच के कि काफी एसयूवी वाली गाड़ियां जाएंगी टोल से, परंतु ये आपके वरिष्ठ पत्रकार ठीक कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट पे भी तो पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट पे भी उसका बर्डन पड़ेगा। अब सवाल ये है कि अगर एक ट्रांसपोर्ट वाला मध्य प्रदेश में निकलने के लिए 3 जगह टोल देता है तो 1200-1300 रुपए उसके मान लीजिए पड़ गए, तो 1200 उसने माल कितने का उठाया हुआ है, माल उसने उठाया हुआ है मान लीजिए 5000 करोड़ का, तो वो उस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वो थोड़ा सा ही पड़ेगा। फर्क सबसे ज्यादा पड़ेगा जब ऑयल, इसके पेट्रोल और डीजल के दाम महंगे होंगे। और स्टैंप ड्यूटी को भी अभी पोस्टपोन किया जा सकता था, क्योंकि लैंड जो है वो कब कब बिकनी है कब नहीं बिकनी है उससे कोई इतनी चिंता का विषय नहीं है कि आज ही आप अपने स्टेट के बजट को यहाँ से भरने की कोशिश कर रहे हो। तो ये सारे जो पॉइंट्स है ये इनको टाला जा सकता था कुछ देर के लिए, इनको बीच में भी कभी रिवाइज किया जा सकता था, क्योंकि पहले पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को देख लेते कि ये कितने बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो तो सरकार ने थामे हुए हैं फिलहाल, अदरवाइज 3000 करोड़ पर डे ऑयल कंपनीज लूज कर रही हैं। तो वो रिकवरी किसी दिन भी स्टार्ट होगी, इसीलिए गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी प्रेशर है, स्टेट गवर्नमेंट में। अच्छा, दूसरा जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं उनमें एक दिक्कत ये है कि ये जहां पे भी जीएसटी की बात आती है वो यस सर कह देते हैं, और जहां पर वैट की बात आती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है एक्साइज सेंट्रल गवर्नमेंट जब बढ़ाती है तो ये अपने वैट को इसलिए कम कर देते हैं कि ये दिखाने के लिए जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स है वो उसके कम है दाम, तो उनमें इतना प्राइस नहीं बढ़ रहा। तो ये वाली चक्कर जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में है जरूर आएगी, अदरवाइज तो तमिलनाडु के अंदर तो पेट्रोल बहुत महंगा बिक रहा है, ठीक है, परंतु उन्होंने इस तरह से सेट किया हुआ है। ये दिखते जो है इरेटिक वे में आपको जब बढ़ाते हैं प्राइसेस, ठीक, तो ये आपको नजर आएंगे, ठीक है, क्योंकि स्टेट का जो डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, ठीक है। योगेश जी, मैं आपके पास आता हूं। योगेश जी, देखिए अभी 1.5 महीना भी नहीं हुआ, 1 महीना पूरा हुआ है युद्ध को चलते, और जाहिर सी बात है कि हमारी तेल कंपनियों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा, तो सरकार ने राहत दी। राहत किसे दी? तेल कंपनियों को दी, जिसकी इनडायरेक्ट राहत जनता को मिली कि बढ़ाए नहीं रेट, अच्छी बात है। पर एक सवाल बहुत बेसिक जो उठता है वो ये उठता है कि जब पेट्रोल के दाम 100 रुपए के आसपास, 106 रुपए मध्य प्रदेश में थे, उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड की ऑयल की कीमत जो है वो करीब $100 प्रति बैरल थी। वो घटते 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 70 तक आ गई। 1 रुपए पेट्रोल कंपनियों ने कम नहीं किया, 1 रुपए। सरकार से पूछा गया तो सरकार का कहना था भाई अंतर्राष्ट्रीय दाम और पेट्रोल कंपनियां जाने, हमने अपने नियंत्रण से उसे बाहर कर दिया। तो जब 4-6 महीने तक या 8 महीने तक कम दाम हो गए थे अंतर्राष्ट्रीय कीमत में, बल्कि 1.5-2 साल रहे। रशिया युद्ध के वक्त रशिया से जो हमने तेल खरीदा बहुत सस्ते दामों में खरीदा, आप ही की सरकार बताती, हमें तो पता नहीं चलता। वो कहते हैं कि हमने बहुत अच्छी डील की थी तेल कंपनियों ने हमारी, लेकिन जनता को उसका फायदा आपने नहीं होने दिया। मतलब आपसे मेरा मतलब है पेट्रोल कंपनियों ने। तो 1 साल तक पूरा जम के मुनाफा कमाया पेट्रोल तेल कंपनियों ने, और जब जनता के लिए देने की बारी आई तो 1 महीने भी नहीं चले, सीधे एक कंपनी ने दाम बढ़ाए, सरकार ने उधर से रिबेट दे दी तेल कंपनियों को। तो राहत उस वक्त भी जनता को नहीं मिली जो आपने जो जनता को मिलनी चाहिए थी, और आज जो सरकार ने टैक्स कम किया
वो राहत भी जनता को नहीं मिल रही है। तो जो कंपनियां 8-8, 9-9 महीने तक मोटा मुनाफा कमा सकती हैं अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की वजह से, तेल के रेट कम होने पर, और पूरा पैसा अपनी जेब में डाल सकती हैं, एक महीने देश के लिए क्या वो अपने मुनाफे में थोड़ी कमी नहीं कर सकती थी? अभिलाष जी, आपका प्रश्न थोड़ा लंबा है, समय दीजिएगा, निवेदन है। देखिए, आपका प्रश्न अच्छा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के हित में 10% पेट्रोल और डीजल पर जो कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी घटाई है, वो अप्रत्यक्ष रूप से हमारे उपभोक्ताओं को राहत है। उसमें 1,75,000 करोड़ रुपए की जो राशि साल की होती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको वहन करने वाली है। आपका प्रश्न था कि पहले 6 महीने में पेट्रोल कंपनियों ने रेट क्यों नहीं कम की, तो निश्चित रूप से इसका जवाब हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोकसभा में पिछले हफ्ते दिया है कि कांग्रेस द्वारा 2011 में जो पेट्रोल बॉन्ड लिए गए थे, उनका जो कर्जा था, उस कर्जे का चुकता हम पिछले 11 सालों से कर रहे हैं। और जाते जाते डॉक्टर मनमोहन सिंह इस बात को एक्सेप्ट करके गए थे कि ये जो पेट्रोल बॉन्ड के माध्यम से देश के ऊपर हमने कर्जा लिया है, या आने वाली युवा पीढ़ी और आने वाली सरकार के ऊपर एक बड़ी लाइबिलिटी है। इससे उन्होंने इनकार नहीं किया था, और उसका भुगतान मोदी सरकार ने पिछले 11 सालों में किया है। तो ये मैं समझता हूं आपके दोनों प्रश्नों का जवाब इस तरीके से देना ही उचित होगा। और दूसरी बात, पेट्रोल डीजल के ऊपर माननीय अर्थशास्त्री आर्य साहब ने भी ज्यादा फोकस रखा है, और उसके रेट हमने आम उपभोक्ताओं को राहत देते हुए नहीं बढ़ाने दिए। और जैसा कि उन्होंने आशंका व्यक्त की है कि आने वाले समय में, तो देखिए कल क्या होगा, अगर मगर किंतु परंतु पर हम विमर्श नहीं कर सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से हम ये मानकर चलते हैं कि वैश्विक नेताओं के स्तर पर जो बातचीत चल रही है, युद्ध जल्दी से समाप्त होगा, ऐसी हमारी आशाएं माननीय योगेश गुप्ता जी एक प्रयास है। ठीक, योगेश गुप्ता जी मुझे एक चीज बताइए, जो आपने मुझे गणित समझाया कि पेट्रोल बॉन्ड्स थे उसको चुका रही है सरकार, वो चुका रही है केंद्र सरकार, और आप रिबेट दे रहे हैं, की तो बात कर रहे हैं जी, और आप रिबेट दे रहे हैं, राहत दे रहे हैं पेट्रोलियम कंपनी को जो अब केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। तो वही तो मेरा सवाल है, जब रेट कम हुए थे या तो सरकार उन पर टैक्स बढ़ा देती कि भाई अब आप वहां रेट कम हो रहे हैं तो आप जनता को राहत नहीं दे रहे, तो हम आप पर टैक्स बढ़ा देते हैं, वो आपने नहीं बढ़ाए। यानी कि उधर से मोटा मुनाफा भी कंपनी कमाए, और जब महंगा लगे तो सरकार अपने खजाने से निकाल के और उनको पैसा दे दे। आम जनता के लिए कीजिए ना ये, या सरकारी खजाने में भर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आम जनता के लिए ही 10% की कटौती की गई है। वही दूसरी तरफ जब इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं थी, 2018 के चुनाव में कमलनाथ जी कहकर आए थे कि हम पेट्रोल पर 5 रुपए वेट कम करेंगे। किया क्या, आते सही 5 रुपए और पेट्रोल ना, पर बढ़ा दिया। हम कांग्रेस को ला ही नहीं रहे बीच में, योगेश कमलनाथ सरकार ने जो कांग्रेस को मैं ला ही नहीं रहा हूं। मेरा सवाल आपने जो आपने, चलिए मैं आपके सवाल आपने जो घुमाया सवाल, राहत देते हुए आप उपभोक्ताओं को राहत नहीं दे रहे हैं, आप सारी राहत पेट्रोल कंपनियों को दे रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं, मैं जल्दी से एक बार, पेट्रोल कंपनियों ने भी 1 महीने तक युद्ध का झेला। अरे सर, 1.5 साल तक कमाया है, 1.5 साल तक मोटा कमाया है पैसा, ना केंद्र सरकार ने टैक्स बढ़ाया उन पर। एक मिनट सुनिए योगेश जी, डॉक्टर R.K. आर्य जी, मैं आपसे पूछता हूं, 1.5 साल जब तक, बल्कि 2 साल रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ, हमने रशिया से बहुत अच्छी डील्स की, और रशिया से चूंकि हम अच्छी डील्स कर रहे थे इसलिए गल्फ से भी हमें बहुत अच्छे ऑफर्स मिले, और उस वक्त पेट्रोल का बहुत अच्छा हमने कंजम्पशन किया, उसके दाम जो हमारी कंपनियों ने कम किए। उस वक्त 2 साल तक, 1.5 साल तक कमाने वाली कंपनियां देश पर जब, और वो सरकारी खजाने में तो पैसा गया नहीं, ना ही उसकी राहत जनता को मिली, पेट्रोल का दाम 1 रुपए कम नहीं हुआ। अब जब बढ़ाने की बात ये आती है तो 1 महीने भी ये लोग विथस्टैंड नहीं करते, इनका थ्रेशोल्ड नहीं होता, और सरकार तुरंत इनको पैसा दे देती है। अगर पैसा देने की इतनी जल्दी थी तो उस वक्त फिर 1.5-2 साल तक टैक्स बढ़ा लेती सरकार इनसे कि हमारा खजाना भर जाए, पेट्रोल बॉन्ड हम चुका देंगे। मतलब नुकसान में जनता रहे या सरकार रहे, पेट्रोल कंपनियां हमेशा फायदे में रहेंगी। ऑयल पर जो सीलिंग थी जी, वो $60 पर बैरल की थी जी, तो रशिया ने रुपयों में भी पैसा लिया है और इनको डिस्काउंट दिया है लगभग $9 पर बैरल का जी, और वो कितना चीप है, तो वो पास ऑन कंज्यूमर को भी नहीं किया। नॉट ओनली दैट, पिछले 2014-15 के बाद से जो रेट है इसका इंटरनेशनल प्राइसेस क्रूड का, वो $60 पर बैरल से ऊपर गया नहीं है। बिल्कुल। तो तब सरकार जो है पेट्रोल के ऊपर 31 रुपए सेस ले रही है, और जो डीजल है उस पर 29 रुपए ले रही है। तो वो उस टाइम कंज्यूमर को बेनिफिट देना चाहिए था, तो इन्फ्लेशन भी कम होता। परंतु अब जब प्राइसेस ऊपर चले गए तो अब कंपनीज को कंपनसेट कैसे करेंगे? ये साहब मान लीजिए ये कह रहे हैं
कि 3,000 करोड़ पर डे का वो लूज कर रहे हैं, तो वो कौन कंपनसेट करेगा? वो तो 2 दिन भी नहीं रुक सकते, क्योंकि उनको वर्किंग कैपिटल कौन देगा, उनको कौन एकोमोडेट करेगा? वो तो सरकार की जिम्मेवारी है। तो प्राइसेस आर बाउंड टू गो अप सूनर और लेटर, चाहे वो कभी भी जाए, इतना कंपनी झेल नहीं सकती है, क्योंकि जब प्रॉफिट होता है तो सरकार को वहां से डिविडेंड भी चाहिए और उस तरह से प्रॉफिट के ऊपर टैक्स भी चाहिए। इसी तरह से रिलायंस ने जो रशिया का ऑयल प्रोसेस किया है और यूरोप में भेजा है, वो आप देखिए इंटरनेशनल प्राइसेस से कितना महंगा है। तो उनको 2 साल उन्होंने दिया है, रिलायंस रिफाइनरी और एसआर रिफाइनरी, न्यारा रिफाइनरी जो है जो पहले एसआर थी, तो वहां से काफी पैसे कमाए हैं। तो सरकार के पास जो बफर होना चाहिए था वो तो होना ही चाहिए था, तो अब वो राहत देनी चाहिए थी। और ये जो एक्साइज ड्यूटी है, ये एडिशनल एक्साइज ड्यूटी है। अभी भी 7.88 रुपीज जो है वो एक्साइज है, वो खत्म नहीं हो सकता। और इसके ऊपर 4% और 5% इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, और वो तब भी ये काफी बैठता है। ये कम से कम अभी भी 13-14 रुपए से ज्यादा बैठता है पर लीटर के हिसाब से। तो वो सरकार ने तो माफ नहीं किया, क्योंकि सरकार का बजट अब पीछे खिसकता है। क्योंकि पहले जब कमाई काफी आ रही थी तो आप कह रहे थे हम तो रोड्स बना रहे हैं, हम ये टॉयलेट्स बना रहे हैं, हम आवास योजना बना रहे हैं, हम ये दे रहे हैं। अब जिन लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाए, उनको आप ये दे रहे हो, तो अर्थशास्त्र के हिसाब से तो बिल्कुल ही उल्टी गंगा बह रही है। ठीक है सर। ये तो सिस्टम चल ही नहीं रहा है ठीक तरह से। तो ये क्राइसिस तो आना ही था किसी दिन, क्योंकि ये इवेंट आ गई तो अब ये है। कोविड में तो जरूर स्टिमुलस दिया था, परंतु अब सरकार के पास वो स्पेस नहीं है, क्योंकि सरकार जो है 4.4% से ज्यादा फिस्कल डेफिसिट नहीं ले सकती। और स्टेटों का तो हालत ही बहुत है, सबसे ज्यादा डेट स्टेटों के ऊपर है। वो इस वजह से हुआ है क्योंकि कभी इन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया कि हम जीएसटी नहीं लेंगे, हम तो वैट से ही चलेंगे। अब सारी कमोडिटीज तो जीएसटी से चल रही है, और तेल वैट से चल रहा है, अल्कोहल वैट से चल रहा है। अब तेल के लिए अब इनको वैट हर हालत में चाहिए। सर ठीक है, जल्दी से दीप्ति सिंह जी आपके पास आता हूं, शॉर्ट कमेंट लेता हूं। दीप्ति सिंह जी, ऐसे हालात में क्या करें? देखिए, पीएम मोदी तो पहले ही कह चुके थे कि कोरोना जैसी तैयारी करके रखनी है, तो ये अलग बात है कि जनता समझ नहीं पाई थी कि वो किस तैयारी की कह रहे थे, पर उतनी सरकार की तरफ से सपोर्ट नहीं आ रही। वो टोल भी बढ़ा रहे हैं, बिजली भी बढ़ा रहे हैं, दूध भी बढ़ा रहे हैं, एटीएम का चार्ज भी बढ़ रहा है। दूध तो चलिए, किसानों के लिए एटीएम के चार्जेस क्यों बढ़ रहे हैं भाई? आपने पहले एटीएम को कहा डिजिटलाइज करेंगे, सारे काउंटर हटा दिए, और अब ये हालत है कि अगर मान लो मैं जाता हूं, मेरे बगल में मेरा जो बैंक का एटीएम है वो नहीं चल रहा, तो मैं मजबूरी में दूसरी से उठाऊंगा। कोई मॉनिटरिंग नहीं है सरकार की, देख ले कि भाई अगर 1 महीने में 10 दिन ये एटीएम खराब है तो इससे फाइन ले लें। कोई मॉनिटरिंग नहीं है, लेकिन वो जनता से फाइन ले लेगा कि आपने 6वां ट्रांजेक्शन कैसे कर लिया। अगर मेरे घर के पास का मेरी बैंक का एटीएम चालू रहेगा और सही लोकेलिटी में रहेगा, तो कोई दूसरे बैंक में क्यों जाएगा पैसे देने? मजबूरी में ही जाता है ना, पर उसकी मॉनिटरिंग सरकार नहीं कर रही, जनता को लुटने दिया जा रहा है साफ तौर पर। तो यही बात तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रही हूँ कि जनता को हर संभव प्रयास लूटने का काम किया गया। ट्रेन के टिकट कैंसिल कराने पे पहले जो टाइम रहता था 4 घंटा, उसको 8 घंटा, मजबूरी का फायदा उठा रहे हो आप। जहां आपको राहत देनी चाहिए वहां छोड़ो। मैं आपकी कुल जो सवाल है उसमें एक बात कहना चाहूंगी कि देश के प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। रूस से सस्ता तेल जब हमें मिलता था तो हमें अमेरिका ये कहता है कि 1 महीने के लिए इजाजत देता है कि खरीद लीजिए, तो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं जी जी बॉस खरीद लेते हैं। तो ये हालात है। आप जहां कॉम्प्रोमाइज है, आपने जो ट्रेड डील की है, किस बात का डर है देश के प्रधानमंत्री जी को? जानकारी के अभाव में कांग्रेस के प्रवक्ता अलग-अलग बयानबाजी गरीब जनता को मार रहे हैं। ठीक है, ठीक है, जनता के लिए बर्बाद करने का काम, देश को शर्मिंदा करने का काम, देश को झुकाने का काम, देश को कोई ऐसा पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री मिले, प्रधानमंत्री ने मगर किसी ने देश की जनता के साथ इतना अत्याचार नहीं किया। और ये डर क्यों है? ये डर देश की जनता जानती है कि देश के प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। ठीक है, ठीक है दीप्ति जी, ठीक है, ठीक है। उज्जवल जी के पास आ रहा हूँ, समय खत्म हो गया, माफी चाहूंगा। उज्जवल जी से बहुत संक्षेप में बात करूंगा। दीप्ति जी पहले कहा था समय नहीं है, उज्जवल जी के पास आ गया। 1 मिनट ना ठीक है, ठीक है। सियासत पर नहीं जाएंगे, जनता पर रहेंगे। सियासत पर नहीं जाएंगे, जनता पर रहेंगे। दीप्ति जी, योगेश जी प्लीज, दीप्ति जी, योगेश जी प्लीज। चलिए उज्जवल जी आप बताइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है दीप्ति जी, दीप्ति जी ठीक है, ठीक है दीप्ति जी, ठीक है, ठीक है दीप्ति जी, ठीक है दीप्ति जी, ठीक है। चलिए
देखिए ये योगेश जी, ये तो अलग बात हो जाएगी अगर हम इस पर जाते हैं। योगेश जी कह रहा हूं, मैं उज्जवल जी आपसे सवाल लेता हूं। उज्जवल जी, मैं ये जानना चाहता हूं, क्या अभी भी सरकार के पास वक्त है कि आने वाले समय में कुछ राहतें जनता के लिए दे दी जाएं? आपको क्या लगता है? क्योंकि आम लोग जो इफेक्ट होंगे, पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ा दिए, टोल बढ़ा दिए तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है। गैस के दाम बढ़ गए, कॉस्ट बढ़ गई है, और गैस के इसका जो एक डायनामिक इफेक्ट होता है वो इतना ज्यादा होता है। जिस दिन गैस की किल्लत शुरू हुई थी, उस दिन सब्जियों के दाम, दालों के दाम बढ़ गए थे, उनका गैस से कोई लेना देना नहीं। लेकिन आप किसी भी मार्केट में जाके पूछ लेते, तब से दाम बढ़ा दिए गए। तो ये एक इफेक्ट होता है। काला बाजारी भी जबरदस्त हो रही है, उस पर भी लगाम नहीं है। तो सरकार को क्या और बेहतर प्रभावी कदम उठाने चाहिए? बिल्कुल प्रभावी कदम उठाने चाहिए। ये चीज़ों को अभी भी रोका जा सकता है। अभी भी सरकार के पास निर्णय करने के पूरे अधिकार हैं कि वह चाहे तो इन चीज़ों को रोक सकते हैं। जब कोविड के समय भी सरकार ने बहुत सारी राहतें हमें दी थी, उसी तरह के निर्णय अभी भी लिए जा सकते हैं। अगर आप देखिए कि अगर गैस के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है, और जो टोल टैक्स महंगा हो रहा है, आप देखिए अभी होटलों में खाना पीना सब महंगा हो गया है। तो कहीं ना कहीं इससे आमजन इफेक्ट हो रहा है, और सरकार को आमजन के बारे में सोचना चाहिए और आमजन के बारे में निर्णय लेते हुए कुछ ना कुछ राहत प्रदान करना चाहिए। सिर्फ एक्साइज ड्यूटी हटाने से आप पेट्रोल डीजल कंपनियों को राहत दे करके आमजन को राहत नहीं दे रहे हैं। आमजन को राहत देने के लिए आपको और भी कुछ ना कुछ कड़े निर्णय लेना पड़ेंगे। तो इस बारे में सरकार को निश्चित तौर पर सोचना चाहिए, जिससे आमजन को राहत मिल सके। ठीक है, तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपने सभी मेहमानों का। योगेश जी आपका शुक्रिया, दीप्ति जी, उज्जवल जी और डॉक्टर आर के आर्य जी आपका शुक्रिया इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।